करते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में देखिए सबसे पहली बात कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, सेल जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते थे, उसको सेल कहा गया था और ठीक है, या ऑर्बिट कहा गया था। तो पहली पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में नंबर 1 आ जाता है, उसको देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल। ठीक है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, सीधी सी बात है, आसान सी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल की जहाँ तक बात है, ठीक है, अब जब भी जिस भी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे उसमें दो चीज़ें, एक तो अक्रॉस पीरियड यानी कि लेफ़्ट टू राइट, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, माने पीरियड के अक्रॉस क्या होगा, और डाउन द ग्रुप बात करेंगे, माने पीरियाडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल जाएंगे और वर्टिकल जाएंगे, माने किसी पीरियड में जाएंगे और किसी ग्रुप में जाएंगे। तो देखेंगे उस प्रॉपर्टी का क्या होता है, प्रॉपर्टी वो बढ़ रही है कि घट रही है कि या वही बनी हुई है, ऐसी बातें कुछ आएंगी, उन सबको देखेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल की अगर बात करें तो वही फिर दो बातें मैंने कहा, अक्रॉस पीरियड भी जाएंगे, वहाँ से एक मार्कर दे दो ना, ये वाला अक्रॉस पीरियड की अगर बात करें तो लेफ़्ट टू राइट तो देख लेंगे कि अगर मान लीजिए कि लिथियम, ठीक है ना, लिथियम के बाद देखिए बेरिलियम, बोरान, इस तरीके से आएंगे। और यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 3 होता है, 4 होता है 1s2 2s2, अब यहाँ पे बोरान 1s2 और फिर 2s2, देखो भाई 2p1। इस तरीके से अगर यहाँ तक हम नियान तक पहुँच जाएं तो 1s2 2s2 2p6 ये है अक्रॉस पीरियड। ये मैंने कौन सा सेकेंड पीरियड लिख दिया है ना भाई, सेकेंड पीरियड हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड लिखा तो एक क्रॉस पीरियड जैसे हम लोग गए हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है, कुल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेल 2, इलेक्ट्रॉनिक सेल 2, तो क्या है, क्रॉस पीरियड जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या हो गया, रिमेन सेम। क्यों भाई, रिमेन सेम, ये बात है, माने कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप जाइए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबोडियम, इस तरीके से आइए। चलिए 2 1, ठीक है ना, 2 8 और 1 11 होता है, 2 8 8 1, ठीक है ना। ये ऐसे तो देखिए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनिक सेल है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनिक सेल है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक सेल है, हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल अक्रॉस पीरियड गया तो सेम था, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। कोई परेशानी की बात नहीं है, बड़ी आसान सी ये बातें थी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यहीं पे अक्रॉस पीरियड भी देख लिया और डाउन द ग्रुप भी देख लिया, दोनों चीज़ें देख लिया। अच्छा उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल, चलिए, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये भी बड़ी आसान सी बात है। फिर अक्रॉस पीरियड जाइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे वैलेंस आउटर सेल ये है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर सेल ये है 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आउटर सेल ये 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या हुआ है, अक्रॉस पीरियड जाते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया था यहाँ पे, अब क्या हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया अक्रॉस पीरियड गए। तो डाउन द ग्रुप जब आइए, ये वाली केस देखिए तो वैलेंस सेल ये, वैलेंस सेल ये, वैलेंस सेल ये, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के बदल गए। तो देखिए ये सब बातें बिल्कुल नहीं रट सकते हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। रटने का मतलब होता है भूल जाना, कंफ्यूज कर जाना। बड़ी आसान सी बात थी, क्रॉस पीरियड जाएंगे
पीरियड में जाएंगे तो देखिए ना, वही पीरियड है, माने नंबर ऑफ सेल वही बना रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक 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 करके बढ़ते चले गए हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले गए थे। लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो भाई पहला पीरियड आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। और हर वैलेंस सेल में वही एक इलेक्ट्रॉन, अगर एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन, बोरान फैमिली आ गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, माने यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, बड़ी आसान सी बातें थी, ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी था इसलिए पढ़ा। तो ये 2 पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ हो गई। तीसरी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाएगी, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। जरा सा देखते हैं इस बात को, बहुत बढ़िया से समझिएगा स्क्रीनिंग वाले को, ठीक है। चलिए आते हैं स्क्रीनिंग। यहाँ पे मैं टाइम लूँगा, बढ़िया से समझाऊँगा तुम लोगों को स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में भी आएंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, है ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है भाई, यहाँ पर हो जाता है। देखिए स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे। मान लीजिए कि न्यूक्लियस के अराउंड ऐसा ये एक सर्कुलर पाथ है, ये, और यहाँ पे ये आउटर शेल है, इस आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक, तो पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मान लीजिए कि किसी एटम का ये न्यूक्लियस है, उस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, Z को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो यहाँ पे टोटल चार्ज अगर Q की बात करें तो ZE हो जाएगा, और यहाँ पे E है। तो इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता है आप लोगों को फिजिक्स में। Q1 Q2, एक Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, तो Q1 का मतलब ZE और इंटू E और अपान दोनों के बीच डिस्टेंस R²। ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, माने न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था, ये सीरीज। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड और एक ही नहीं बहुत सारे सर्कुलर ऑर्बिट हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इतनी ही दूरी पे है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर R है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फिर R है इलेक्ट्रॉन पे। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे यहाँ पे लग रहा था, यहाँ वही फोर्स लग रहा है। लेकिन क्या है, इनर सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, सब पता है आप लोगों को। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल भी करेंगे, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल भी करेंगे। अट्रैक्शन तो लग ही रहा था। अगर कोई ना होता, अंदर कोई और सेल ना होती, ठीक है ना, कोई और इलेक्ट्रॉन ना होता तो फोर्स ये लगा होता। लेकिन अंदर ये बहुत सारे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल भी कर रहे हैं। तो क्या जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, वही फोर्स यहाँ पे लगेगा। अगर यहाँ पे फोर्स मान लीजिए F लग रहा है और यहाँ पे F डैश लग रहा है, तो क्या F डैश और F बराबर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा ना। ये रिपेल करके इस पे लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, माने F डैश लेस देन F है, ठीक है ना। ये फोर्स में जो कमी आई है ना, वो किसकी वजह से आई है, ये इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके रिपल्सन की वजह से ये कमी आई हुई है। तो क्या देखिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं स्क्रीनिंग को, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
ड्यू टू रिपल्सिव इंटरएक्शन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। बात क्लियर हो जाएगी। जो रिपल्सन हो रहा था उस रिपल्सन की वजह से जितना अट्रैक्शन लग रहा था उससे कुछ कम हो गया, कुछ कम हो गया, ठीक है ना। इसी को क्या कह रहे हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। अब देखिए ये इनर सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये जितने ज़्यादा होंगे स्क्रीनिंग उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीनिंग, ठीक है। इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी, ये बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे चलिए एक लाइट यहाँ जल रही है, ठीक है, और यहाँ पे आप हो, ठीक है ना, यहाँ पे कोई है, चलिए यहाँ पे ये इसकी लाइट आ रही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि एक स्क्रीन डाल दिया, स्क्रीनिंग, एक स्क्रीन एक पर्दा डाल दिया, तो अब जितनी लाइट आ रही थी उससे कम आ जाएगी। एक स्क्रीन और डाल दिया और कम हो जाएगी, एक स्क्रीन और डाल दिया और कम हो जाएगी। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्क्रीन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे कम होती चली जाए। और स्क्रीन की वजह से रुकावट हो रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जा रहा। यहाँ पे रुकावट किसकी वजह से हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही थी, रुकावट बन रही थी, जितना आ रहा था उतना नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना, उसको आप कहते हो स्क्रीनिंग। तो नंबर ऑफ इनर सेल ज़्यादा होगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे इनर सेल में, ठीक है, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाए। अच्छा, फिर बिल्कुल इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको जीफ कहते हैं। उसी का तो पूरा इस्तेमाल ही है इस चैप्टर में और आगे के चैप्टर में। तो उस जीफ को समझने के लिए स्क्रीनिंग पढ़ना ज़रूरी है, और स्क्रीनिंग से सिर्फ जीफ नहीं समझ सकते, ठीक है ना। जीफ को बढ़िया से समझने के लिए कितनी स्क्रीनिंग हो रही है, इस स्क्रीनिंग को किसमें मेजर किया जा रहा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको सिग्मा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा को आपने बढ़िया से समझ लिया तो आपने जीफ को बड़ी आराम से समझ लोगे, और जीफ फिर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और फिर कोई परेशानी आपको नहीं आ जाएगी। तो स्क्रीनिंग के बाद क्या हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट को किसने डिटरमाइन किया, कैसे डिटरमाइन करते हो, स्लेटर रूल वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस रेस्पेक्ट में कि बिना उसको समझे जीफ बढ़िया से नहीं समझ सकते, रट सकते हो, भूल सकते हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया नहीं बन सकता। दूसरी बात, जहाँ तक जेई का सवाल है, वो सिग्मा माने कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछा जा चुका है कि इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना होगा। नीट में तो नहीं आया हुआ है, जेई में आ चुका है, आ सकते हैं इसलिए नीट समय भी। इसलिए चलिए करते हैं, ज़रा सा देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे। माने ये स्क्रीनिंग को डिटरमाइन करेंगे किसमें, स्क्रीनिंग कांस्टेंट में। स्क्रीनिंग डिटरमाइन की जाती है इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट, और शील्डिंग कांस्टेंट को डिटरमाइन किया जाता है स्लेटर रूल से। स्लेटर रूल है क्या, उसको पढ़िए, उसको समझिए, ठीक है ना, बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपसे डायरेक्ट सिग्मा पूछा गया, माने स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछा गया, तो भी बता दीजिएगा। अगर उसको नहीं पूछा गया है तो जीफ क्या कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा बढ़िया सा। देखते हैं ज़रा सा कि स्क्रीनिंग एक्सप्रेस्ड की जाती है इन स्क्रीनिंग कांस्टेंट माने सिग्मा। स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट सिग्मा, इसको डिटरमाइन करते हैं बाय स्लेटर रूल। देखिए स्लेटर रूल्स क्या है। स्लेटर रूल तो सबसे पहले इसमें एक पॉइंट जो है, इसका पहला पॉइंट ये होता है स्लेटर रूल का नंबर 1 पॉइंट, कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एटम के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए भी पूछा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा।
और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप कैसे अरेंज करोगे ये जानना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 होता है 3d10 होता है। तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखना होगा। ये फर्स्ट रूल कहता है, क्या कहता है फर्स्ट रूल, कि आप इसको ऐसे लिखिए 1s, ठीक है, 1s ये हो गया, 2s और 2p को लिखिए। अब यहाँ पे 2 यहाँ पे 6 कुल मिला के कितना हो गया 8 हो जाएगा। उसके बाद आप लिखिए 3s और 3p, फिर ये 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 3d सबको ये सेपरेट करके लिखना होगा, और 4s ये जो बाद में इसको सबको इसको लिखना होगा। पहला रूल, ये पहला रूल आपको, चलिए फॉर पहले हम किसके लिए कर रहे हैं, फॉर s एंड p इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये रूल हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, s और p इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। तो ये लिखा, हालांकि ये पहला रूल sp के इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही है और d और f इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये पहला रूल रहेगा, मान्य रहेगा। ये काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरा रूल आता है स्लेटर रूल में, कहते हैं मान ns इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं ना, आउटर s और p, ns कह लीजिए, ns और np इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो ns और np मान लीजिए, जैसे ये क्या है, ns np है, ये आउटर सेल है यहाँ पे, ठीक है, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो इसके बाहर, इसके जो राइट साइड में है, देखिए इसका कोई काम आएगा नहीं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे एक लाइट जल रही थी, देखिएगा भाई, और यहाँ पे आप थे, यहाँ पे इसकी रोशनी आ रही थी, यहाँ पे क्या किया, एक स्क्रीन लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कम हो गई। क्या यहाँ पे स्क्रीन लगा दोगे तो लाइट कुछ कम हो जाएगी क्या? अगर यहाँ पे स्क्रीन लगा दो इस साइड में तो कुछ कम हो जाएगी, नहीं होगी। तो यहाँ पे जो स्क्रीनिंग काज होगी, जिस सेल के लिए, जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकालोगे, उस इलेक्ट्रॉन के राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका कोई इफेक्ट, उसका कोई कंट्रीब्यूशन, उसकी कोई भी स्क्रीनिंग नहीं होगी। ऐसे समझिए, यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ स्क्रीन लगाए हो तब तो यहाँ पे आप पे इफेक्ट आ रहा है, पहले से कम आ रही, लेकिन इसके पीछे लगा दिया, यहाँ पे राइट में इसके लगाए तो आएगी, नहीं आएगी। तो ये चीज़ें हैं। तो दूसरा रूल ये आ जाएगा, ठीक है ना, कि NS और NP सेल के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये हो जाएगी दूसरा रूल, ये हो जाएगा। तीसरा रूल ये कहता है जो आउटर सेल है ना, आउटर सेल का मतलब N वाला, सबसे बाहर वाला, उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 होगा। चौथा रूल आ जाएगा जो आउटर सेल के अंदर माने पेनल्टीमेट सेल है, उसका स्क्रीनिंग 0.85 आएगी। उसके बाद फिफ्थ रूल है n-2 या n-3, माने n-2 और अदर माने एंटी पेनल्टीमेट, बाकी जितने भी सेल है उनका कंट्रीब्यूशन 1 आ गया। ये तो याद कर लिया। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? कहते हैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ डिफरेंट सेल। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग कौन काज कर रहा है? देखो भाई, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? एंटी पेनल्टीमेट सेल। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग कौन सा? देखिए ना, एंटी पेनल्टीमेट सेल कितना 1 काज कर रहा है स्क्रीनिंग, और पेनल्टीमेट सेल कौन माने n-1 कितना काज कर रहा है 0.85, और आउटर सेल वाला सबसे कम 0.03। तो ये एक हो गया कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग एंटी पेनल्टीमेट, लिख नहीं रहा हूं, याद करिए, एंटी पेनल्टीमेट सेल की ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग में एंटी पेनल्टीमेट सेल की, ठीक है ना, माने n-2 और अदर सेल की क्या होगी स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा। उसके बाद पेनल्टीमेट सेल की स्क्रीनिंग आएगी, आउटर सेल की स्क्रीनिंग सबसे कम आ जा रही, ये आ जा रहा है, ये याद कर लिया। अच्छा, दूसरी बात जो हमने यहाँ पे, ये किसके लिए रूल था? NS और NP इलेक्ट्रॉन के लिए रूल था, लेकिन ND एंड NF के लिए क्या रूल होगा? NF माने
डी में इलेक्ट्रॉन है, एफ में इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए स्क्रीनिंग निकालना है, तब क्या रूल होगा? तब रूल ये होगा कि देखिए ये वाला रूल वही रहेगा, ये वाला रूल वही रहेगा। एंड डी कह रहे माने अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना तो इधर वाले का क्या होगा? कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, राइट साइड वाले का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये वाला रूल वही, ये वाला रूल वही, ठीक है ना। और दूसरी बात ये वाला भी रूल वही कि आउटर सेल में कितना कंट्रीब्यूशन 0.3, लेकिन यहाँ पे ये रूल अब नहीं लागू होता। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आउटर सेल की बात होती है और उसके बाद अंदर के जितने भी सेल हैं ना उन सब का कंट्रीब्यूशन 1 हो जाता है। n-1, n-2, n-3 सब का कंट्रीब्यूशन बस 1 हो जाता है। माने यहाँ पे 0.85 वाली बात नहीं आती है। क्लियर? मैं इसको जो है एक समराइज कर दूं इस रूल को ताकि बढ़िया से आपको याद हो जाए स्लेटर रूल को। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं कि आसानी के साथ याद रहे, हमेशा याद रहे। ये लैंग्वेज याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये बात ज़रूर करिएगा जो अरेंज मैंने किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसी फॉर्म में अरेंज हर हाल में करना पड़ेगा। माने ट्रिक फॉर स्लेटर रूल के लिए अगर मैं कह दूं ट्रिक फॉर स्लेटर रूल के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ये हो गया। उसके बाद पर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, ये कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए आउटर सेल ये हो गया। उसके बाद n-1 और n-2 एंड अदर, ये है ना, n-2 एंड अदर सेल, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स s एंड p के लिए कर लिया, ठीक है, और d एंड f के लिए कर लिया। अब कहते हैं s और p के लिए आउटर सेल का जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कितना देखिए पर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा अगर आउटर सेल में है 0.35। यहाँ भी कोई चेंज नहीं, d में हो या s में हो, आउटर सेल का एक इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा भाई? 0.35। अंदर का एक इलेक्ट्रॉन अगर s और p में है तो एक इलेक्ट्रॉन अंदर का कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितनी स्क्रीनिंग कास्ट करेगा? 0.85। लेकिन d वाला है तो कितना? 1 ही कास्ट करेगा, है ना। और n-2 एंड अदर कितना कास्ट करेगा? 1 कास्ट करेगा, है ना। और यहाँ भी क्या है? 1 कास्ट करेगा। तो क्या इतना सा डिफरेंस आया हुआ है कि यहाँ पे जो 0.85 है ns के लिए, n-1 वाला d और f में नहीं होता है। d और f में बस 2 ही वैल्यू होती है, बाहर वाला, बाकी अंदर के सब की सब 1 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक, ठीक है। ये डिफरेंट ऐसे देखिए कर सकते हैं इसको भाई। ये क्या है? ये सेल है और देखिए बहुत सारी सेल हैं। तो ये आउटर n कंट्रीब्यूशन 0.35, अंदर वाला कंट्रीब्यूशन 0.85, इसके अंदर वाले जितने भी है फिर 1 का कंट्रीब्यूशन। ये किसके लिए है? s एंड p के लिए है। लेकिन अब देखिए n का कंट्रीब्यूशन 0.35, बाकी अंदर के जितने भी हैं सब का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 1 का हो गया। ये किसके लिए है? d एंड f के लिए है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ये बात समझ भी गए होंगे और ऐसा करने के बाद सबको याद भी हो गया होगा स्लेटर रूल बढ़िया से। चलिए याद हो गया है तो एक आध मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं ताकि इसका जो है इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए और स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के बाद जीएफ आप आराम से निकाल सको। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना, जेई में क्वेश्चन आ चुका था, आईआईटी करके जब होता था तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिंक के लिए, जिंक के 4s इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर कांस्टेंट माने सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट बताइए। ठीक है, जिंक के ये
जिंक के, ये क्वेश्चन था, जिंक के लिए सिग्मा निकालिए, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालिए जिंक के लिए। स्क्रीनिंग कांस्टेंट उसमें दो कंडीशन, एक 4s इलेक्ट्रॉन के लिए एंड दूसरा था 3d इलेक्ट्रॉन के लिए। चलिए निकाल के देख लेते हैं तो सारी बातें है ना फाइनल हो जाएंगी। तो सबसे पहले नंबर 1 वाला देखते हैं। तो जाहिर सी बात है 1s2 लिखना था, 2s और 2p ऐसे लिखना था, 2 और 6 मिला के 8 हो गया था। 3s 3p लिखना है, क्यों भाई, और यहाँ भी 8 है, और 3d आपको लिखना है, यहाँ 10 है, और ये 4s लिखना है, यहाँ पे 2 है। चलिए देखते हैं भाई, ये देखिए तो ये क्या है, आउटर शेल है, n है, क्यों, ये क्या है n-1 है, ये क्या है n-2 एंड अदर, ये हो गई है। और इस इलेक्ट्रॉन पे है ना, इस इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहे हैं सिग्मा निकालना है। चलिए सिग्मा निकालते हैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए। भाई देखिए ज़रा सा, यहाँ पे जो आउटर शेल है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग होगी, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग होगी तो दूसरे देखिए 10 मिनट बाद फ़ौरन ज्वाइन करिएगा, ठीक है, जुमा है जल्दी कीजिए। स्क्रीनिंग होगी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बचा रह गया है, और आउटर शेल का कंट्रीब्यूशन 0.35, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, एक पे तो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया। अच्छा अंदर वाला n-1 इसके लिए निकाल रहे हैं, n-1 कितने हैं, 10 8 8 10 8 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 18 इंटू 0.85 करोगे, ये हो गया। इसके अंदर वाले में 8 और 2 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा ये आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। और ये कैलकुलेट करने के बाद मेरे ख्याल से 25 के आसपास कुछ आ रहा है, 25.65 कैलकुलेशन हो जाए, ये आ जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग हो गई इस इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ चुके हैं, ठीक है भैया, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना था 0.85, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 0.35, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 1 का, यही तो मैंने किया, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाए, ठीक है 25। चलिए ये 25 पॉइंट कुछ आ गया, जो भी 65। अच्छा अब देखिए, हटाइए इसको ज़रा सा, अगर कहा जाए कि ये वाला दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डी इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग करिए, इस डी इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग करना है, यहाँ पे करना, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब डी पे करना है तो यही तो आउटर है ना, अब ये डी क्या है, आउटर है, और बाकी अंदर वाला सब की सब क्या हो जाएगा भाई, सब की सब अंदर वाला 1। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो 9 तो बचेगा, 9 गुणे 0.35 यही आउटर है, बाकी यहाँ पे 10 ये 8 ये 18 है ना, ये 18 इंटू 1, ये कैलकुलेट कर लीजिए, ये जो कुछ भी आ जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, शायद 21.5 ये आ जा रहा है, हाँ ये आ जा रहा है। तो बात क्लियर। जब डी का निकाला तो इसके बाहर वाला देखिए, लेफ्ट वाला जो भी, सॉरी इसके राइट वाला जो भी है क्या हो गया, ख़त्म हो गया, हाँ। तो ये आपके कंट्रीब्यूशन थे, तो निकाल लोगे आराम से। चलिए निकाल लेते हैं, कोई अच्छी बातें हैं। तो ऐसे कोई अगर सिग्मा निकालने के लिए आया तो निकाल लिया गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए ज़रा सा, 2 चीज़ें मैं एक साथ लेके चलूँगा यहाँ पे, कि एक तो हो गया देखिए स्क्रीनिंग, ठीक है, और दूसरा हो गया जेड स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और एक हो जाएगा ये ZEF इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्यों, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये चौथी प्रॉपर्टी बनती इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, अब इस स्क्रीनिंग को ज़रा सा देखते हैं हम लोग। डाउन द ग्रुप जाएंगे स्क्रीनिंग तब भी बढ़ेगी, अक्रॉस पीरियड जाएंगे तब भी बढ़े। क्यों? मैंने अभी भी कहा था आउटर सेल के बाद इनर सेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे स्क्रीनिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अक्रॉस पीरियड जा रहे हो तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हो तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो ये स्क्रीनिंग जो होगी इंक्रीज करेगी, ठीक है, अक्रॉस पीरियड एज वेल एज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये बढ़ेगी, स्क्रीनिंग बढ़ेगी। ठीक है, स्क्रीनिंग बढ़ेगी, है ना। और फिर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दोनों का स्क्रीनिंग बढ़ा माने स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। लेकिन ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये ज़रूरी नहीं बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझिए, ये मान लीजिए कि न्यूक्लियस है और ये आउटर सेल पे है ना, वैलेंस सेल या आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज कितना, मान लीजिए कि 30 है, ये इतना लगता। लेकिन इनर सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन थे जिसकी वजह से रिपल्सन हुआ, उस रिपल्सन की वजह से यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है क्या 30 होगा, 30 से कम होगा, अभी मैंने समझाया था। तो अब यहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा है, ये मान लीजिए 24 ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे 6 कम हो गया, 6 कम हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 6 कम हो गया। वही 6 क्या है, सिग्मा कहलाता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। माने जो जीफ है, ये जीफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीफ इक्वल टू हो जाएगा जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z कहेंगे, Z माइनस सिग्मा, ये हो जाएगा जीफ की कहानी। ये जीफ इक्वल टू एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माने Z एटॉमिक नंबर कह दीजिए, एक्चुअल एटॉमिक नंबर माइनस सिग्मा अभी जो कैसे हमने बताया था उस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग की वजह से आउटर मोस्ट सेल पे या वैलेंस सेल पे जो इफेक्ट डिक्रीज है ना, माने डिक्रीज हो गया ना, डिक्रीज एंड ऑपरेटिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसको आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और यही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे लगता है। ऐसा नहीं है कि जितना एटॉमिक नंबर है, जितना वहां पे चार्ज है, जितना न्यूक्लियर चार्ज है टोटल लग रहा है, ऐसा नहीं होता है। वो तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद जो आ रही है वैल्यू ना, वही ऑपरेट होता, वही जो है वैलेंस सेल पे वही चार्ज ऑपरेट होता रहता है, वही लगता रहता है। ठीक है ना। अब देखिए स्क्रीनिंग की ये बातें होगी, चलिए डिक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप भी, अक्रॉस पीरियड भी। अब अगर हम लोग ये सिग्मा की बात करेंगे तो मान लीजिए कि अगर हम लोगों का एल्कली मेटल के लिए सिग्मा का कैलकुलेशन करिए, ठीक है ना। इस एल्कली मेटल के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट माने सिग्मा फॉर एल्कली मेटल के लिए करना। एल्कली मेटल माने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। चलिए 3 का करके देख लेते हैं ज़रा सा। लिथियम 1s2 2s1 ये हो जाएगा। अब इसके लिए जब सिग्मा निकालेंगे हम लोग तो क्या इस इलेक्ट्रॉन पे निकालेंगे, ये तो गया, क्या हो गया, खत्म। तो बचा क्या, ये अंदर वाला कितना का, ये n हो गया, ये n-1 हो गया। n-1 कितना कास्ट करता है, 0.85, तो ये हो गया 1.7। ये हो गया लिथियम के लिए आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है। और उसके बाद सोडियम के लिए ज़रा सा देखेंगे। सोडियम के लिए 1s2 2s2/2p6 और 3s1। इसके लिए जब सिग्मा करेंगे, देखिए ये तो ख़त्म हो गया, ये आउटर था, ये क्या हो गया, n-1 हो गया, और ये क्या हो गया, n-2 हो गया। ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो गया, ये गया। अब ये आउटर में कितना है, ये 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 × 0.85 प्लस कितना है, 2 × 1। ठीक है, 2 × 1 तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए,
कितना मिल जा रहा है, 10 पॉइंट कुछ 11 पॉइंट कुछ मिल जा रहा है शायद, है ना। कितना मिल गया, अगर सोडियम के लिए देखा जाए तो 8.8, चलिए ठीक है 8.8। अब यहाँ पे पोटेशियम के लिए देखिए ज़रा सा, पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, हाँ 3p6 है, उसके बाद 4s1, ये हो जाएगा, यहाँ गया। अब देखिए क्या हो गया, ये n-1, क्यों भाई, और ये क्या हो गया, ये वाली n-2, और ये भी वही फिर कास्ट करेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो गया, इस पे निकालना था। चलिए तो 10 इंटू 8.5 प्लस फिर 10 इंटू कितना 1, कितना आ जा रहा है, ये 16.8 आ जा रहा है ये। हाँ क्या कर रहे हैं, Z 8.8 नहीं होगा, हाँ 8.8 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, हाँ 10 इंटू 0.8 2 इंटू 1, ठीक तो है, 8.8 ही होगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे इनके लिए हम लोगों ने ये स्क्रीनिंग निकाल लिया है, इनके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो जीफ निकालना है उसके लिए देखें तो आपका Z माइनस सिग्मा, सबसे पहले तो लिथियम के लिए जीफ देखिए ज़रा सा, लिथियम का कितना होता है 3 माइनस 1.7 कितना हो जाएगा 1.3, ये मिल गया, क्यों 1.3, सर इसको बंद करना, वहीं से स्टार्ट करना रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ भाई देखिए यहाँ पे 6 और 2 8 होता है ना, तो 8 इंटू 0.85 2 इंटू 8, तो 8.8 आया था। तो अब देखिए जीफ हम लोग इसी जो है यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा निकाला एल्कली मेटल के लिए, माने स्क्रीनिंग कांस्टेंट सबका निकाला, लिथियम के लिए ये आया, ठीक है, सोडियम के लिए ये आया और पोटेशियम के लिए ये आया। उसके बाद जो है हमको क्या करना है, जीफ निकालना है। जीफ निकालने के लिए क्या करेंगे, Z माइनस सिग्मा, ठीक है ना, तो Z3 था लिथियम का 3 माइनस 1.3, सोडियम का 11 था 8.8 2.2 आया, फिर पोटेशियम का फिर देखिए 2.2 आया। तो हमारा क्या रिजल्ट निकला, देखिए यही बातें आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है कि जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, देखिए ना लिथियम सोडियम पोटेशियम रबोडियम सीजियम, ये जब आप डाउन ग्रुप जा रहे हो तो देखिए ये, चलिए लिथियम के लिए सबसे पहला मिल गया, तो बाकी अब जितना भी कैलकुलेट करते जाओगे सबके लिए भाई 2.2 मिलेगा, माने जीफ क्या हो जाता है, क्या कहोगे, रिमेन सेम डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप में नीचे किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो जीफ में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो ऑलमोस्ट रिमेन सेम होगा। ये बात अब हमेशा के लिए याद। देखिए मैं इतनी सी बात बिल्कुल डायरेक्ट ही आपको बता सकता था, बुक में लिखिए थे कि भाई जीफ डाउन द ग्रुप सेम रहता है, अक्रॉस पीरियड जो है बढ़ता है, लेकिन वो पूरा एक्सपेरिमेंटली है ना, मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके हम दिखा रहे हैं ताकि इससे आपको सिग्मा निकालना भी आ जाए, जीफ भी निकालना आ जाए और वो पॉइंट भी हमेशा के लिए याद हो जाए कि रिमेन सेम, सिग्मा निकालने का ढंग, जीफ निकालने का ढंग, ये पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा इसी के बाद हम लोग कहते हैं एक क्रॉस पीरियड जाए तब क्या होगा, उसको गिर गया यार, क्रॉस पीरियड जाए, लिथियम के बाद बेरिलियम, ठीक है ना, लिथियम बेरिलियम, उसके बाद बोरान, इस तरीके से। चलिए लिथियम आ गया, लिथियम के बाद जरा सा बेरिलियम आप लोग देखिए, बेरिलियम 4 होगा तो 1s2 होगा और फिर 2s2 होगा। अब इसके लिए जब सिग्मा आप निकालेंगे तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग, एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा तो 1 इंटू 0.35 प्लस, अब यहाँ पे इनर वाला ये तो n है, ये n-1 हो जाएगा और इनर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होगा 0.85 और ये कैलकुलेट कर लीजिए। ये कैलकुलेट करने के बाद कितना मिल जा रहा है आपका, लिथियम का बेरिलियम वाला 2.05 ये मिल गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेरिलियम के बाद ज़रा सा कैलकुलेट करिए, बेरिलियम के बाद बोरान के 5 होंगे, 1s2 2s2 2p1, ठीक है,
अब यहाँ पे सिग्मा निकालेंगे ज़रा सा। अब इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन आउटर का हो गया यहाँ पे, ठीक है। बचा क्या, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये बोरान में ये 2 इलेक्ट्रॉन आपका बचा। 2 इलेक्ट्रॉन ये कितना है, ये n शेल है, ये n-1 है। देखो बच्चों, इस पे निकालना था, ये 2 तो 2 इंटू 0.35 प्लस फिर 2 इंटू 0.85 और ये इक्वल टू आपको कितना मिला, 2.4 के मिल रहा है। इसी तरीके से बोरान के बाद अदर जाते जाते मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नियान तक चला आया, नियान 10 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे जब सिग्मा निकालोगे कुल कितने, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है, क्यों कुल मिला के नहीं 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन पे तो स्क्रीनिंग है, बचा कितना 7 7 इंटू 0.35 प्लस यहाँ पे 2 इंटू 0.85 तो ये मिल जा रहा है आपका 4.15, ये मिल गया। अब इन सब के लिए स्क्रीनिंग मिल गई तो इनके लिए जीफ निकालिए ज़रा सा, सेकेंड ग्रुप के लिए जीफ निकालिए, सेकेंड पीरियड के लिए जीफ निकालें। चलिए जीफ निकालने का मतलब यही है, फिर z माइनस सिग्मा, और z माइनस सिग्मा जब करेंगे, चलिए सबसे पहले लिथियम के लिए था 3 माइनस 1.7 तो 1.3 मिला। लिथियम के बाद बेरिलियम है तो 4 है, 4 माइनस कितना 2.05 किया तो 1.95 बचा, ठीक है। बेरिलियम के बाद बोरान किया, बोरान में 5 है, 5 माइनस 2.4 तो कितना बच जाएगा, 2.6 बच गया, ठीक है 2.6 बच गया। अब आइए ज़रा सा यहाँ पे नियान पे पहुँच जाइए सीधे और नियान का कितना 10 माइनस कितना 4.15 तो ये मिल गया 6 के आसपास, क्यों 5.85 तो क्या रिजल्ट मिला बच्चों, देखिए ज़रा सा क्या हो रहा है, जीफ अक्रॉस पीरियड जा रहे हो तो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीजेस। अक्रॉस पीरियड जा रहे हैं तो जीफ बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है कि आपका क्या है, स्क्रीनिंग और इसके बाद स्क्रीनिंग कांस्टेंट और जीफ, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर सिर्फ आप जीफ पढ़ते जाओगे बार बार, डी और एफ ब्लॉक में भी जाओगे जीफ लिखा होगा तो आपके बात पल्ले नहीं पड़ेगी। अब जब आपको स्क्रीनिंग पता है, चलिए स्क्रीनिंग पता है तब भी काम नहीं बना, जब तक आपको स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा के बारे में कायदे से पता ना हो, सब ना निकाल सको, तब तक नहीं आपको पता हो जाए। तो देखिए कुछ पॉइंट निकल के सामने आ गए, स्क्रीनिंग डाउन द ग्रुप जाइए या अक्रॉस पीरियड जाइए, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। माने स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा, अक्रॉस पीरियड भी जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, क्योंकि स्क्रीनिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल के हो रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट माने स्क्रीनिंग क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब उसके बाद जो अक्रॉस पीरियड अगर जा रहे हैं, अक्रॉस पीरियड जा रहे हैं तो देखिए जीफ क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जीफ बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो जीफ रिमेन कांस्टेंट हो जा रहा है। देखिए आपको ऐसे कहा जा सकता है कि 3s और 2p और 3s और 4s में कहेंगे कि किसका जीफ ज़्यादा होगा, बता सकते हैं किसका जीफ ज़्यादा होगा। देखिए आप क्या हो रहा है, 3s के बाद 4s माने क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आप आ रहे हो, डाउन द ग्रुप आने के बाद दोनों का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव माने जीफ क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या हो जा रहा, सेम हो जा रहा, अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अक्रॉस पीरियड जाओगे तब क्या हो जाएगा, बढ़ता है। और उसके बाद जो स्क्रीनिंग जो होता है, हमने कहा था अगर सेल की बात देखें तो सबसे आउटर सेल की स्क्रीनिंग सबसे कम, उसके बाद अंदर बढ़ती, माने एंटी पेनल्टीमेट सेल की स्क्रीनिंग क्या है, सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, ये एक बात आ गई। और उसके बाद अगर सेल सेम है तो SPDF, यहाँ पे स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा किसकी होनी है? सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इसकी होनी है, S। क्यों? ऐसे बात समझ सकते हैं, देखिए ज़रा सा याद तो रखिए ही बात को, कैसे समझ सकते हैं। हमने कहा S की स्क्रीनिंग ऐसे तो है ना, साइंटिफिक नहीं, ऐसे अपने से समझिए अपनी ज़बान में कि स्क्रीनिंग यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आप थे, यहाँ पे मैंने कहा कि चलिए यहाँ से कुछ रोशनी आ रही है, ठीक है ना, और उसके बाद आप जो है बिल्कुल अपने पास में एक स्क्रीन लगाइए ऐसे, और एक स्क्रीन दूर पे लगाइए। कौन ज़्यादा जो है बताइए, कौन ज़्यादा स्क्रीन करेगी, कौन ज़्यादा रोकेगी, कौन इस लाइट को कौन ज़्यादा रोकेगी? जो आपके पास होगी। देखिए कोई चीज़ें हैं आपने बिल्कुल अपने पास कर लिया, देखिए रुक गई, आपकी आँख पर रोशनी नहीं आ रही, लेकिन अगर यही इतनी ही बड़ी चीज़ उतनी दूर पे रोकी तो कुछ न कुछ रोशनी, कुछ न कुछ लाइट आपके पास आ रही है। माने स्क्रीनिंग जितनी पास होगा, स्क्रीन आपकी जितनी पास होगी उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कास्ट करेगी। और आपको पता है कि सेम सेल है, सेम ऑर्बिट है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा कौन होता है? S होता है, फिर P, फिर D, फिर F होता है। तो सबसे पास न्यूक्लियस के कौन सा है ना? S है ना, फिर P है, फिर D है और फिर F है, तो ये सबसे पास है, इसलिए ये स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा कास्ट करेगा। अगर सेल सेम होगी तो स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा S की होगी, F की स्क्रीनिंग सबसे कम होगी। अगर साइंटिफिक कहा जाएगा तो ये बात जो मैंने समझाया ऐसे नहीं कहा जाएगा, तब तो कहा जाएगा कि इनकी स्ट्रक्चर इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है? F की होती है, और सबसे कम डिफ्यूज्ड जो होती है किसकी होती है? S की होती है। S स्फेरिकल होता है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड उसमें हो जाता, हर जगह वहाँ पे फोर्स सेम लगेगा, लेकिन P में हर जगह सेम नहीं, D में हर जगह सेम नहीं, F में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे D में F में स्क्रीनिंग सबसे कम अगर सेल सेम है, और S में स्क्रीनिंग सबसे ज़्यादा आ जाएगी अगर सेल सेम है। ठीक है, ये बातें हो जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के ये आर्डर जरूर याद रखें। अच्छा, जब स्क्रीनिंग ज़्यादा हो जाएगी, देखो भाई स्क्रीनिंग का मतलब सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, होशियार रहिए। जिसका सिग्मा ज़्यादा हो जाएगा उसका जीफ भाई कम हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि Z माइनस सिग्मा ही तो जीफ कहलाता है। जब इसका सिग्मा ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए जीफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर कह दिया जाए सेम सेल है और वहाँ पे SPDF का जीफ का ऑर्डर बताइए, खूब पढ़े हैं स्क्रीनिंग का ऑर्डर जगह जगह लिखा है स्क्रीनिंग का ऑर्डर, लेकिन उसने क्या कह दिया? जीफ का ऑर्डर पूछ दिया, तो कहानी उलट जाएगी। आप ऐसे करके आ जाओगे तो बस मुस्कुराते रह जाओगे और एक गलत हो जाएगा, है ना? तब अगर जीफ का ऑर्डर पूछ देगा तो FDPS का जीफ सबसे कम हो जाएगा। तो इन सब बातों पे ख्याल करके चलना है, ठीक है, गौर फिक्र करके चलना है, गलती नहीं करना है। और लास्ट में अब इतनी सी बातें याद हो जानी है कि क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस पीरियड जाएंगे तो बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो कम होगा। अब इसका इस्तेमाल हम लोग साइज के डिटर्मिनेशन में हर जगह करेंगे। इसको बंद कर देना, साइज के डिटर्मिनेशन में करेंगे।